गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ है। आपको पता होगा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कंप्लीट रिवीजन। मतलब एक वीडियो और आपका सब कुछ समाप्त है ना, मींस सिंगल वीडियो और आपका ये चैप्टर खत्म। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको हम लोग सारा डिटेल ऑब्जेक्टिव जो भी होता है, जो लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा, इसका हम टोटल सब्जेक्टिव भी मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं और साथ के साथ इसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है वो देख रहे हैं। एक क्लास में टोटल का टोटल बात खत्म हो जाएगा। इससे बाहर दावा है कि भाई इससे बाहर का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो नहीं पूछा जाएगा। आप चाहे तो कोई भी ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। आप पिछला जो आप लगा चुके होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट आप लगाए हो, चाहे वो 2020 का हो, अगर 2020 का है आप मिला लेना। इसमें से मेरा सवाल उसमें जरूर होगा 2020 के क्वेश्चंस में। 2021 में भी आपको मिल जाएगा, 2022 में भी मिल जाएगा। तो सेम मैं कह रहा हूं कि 2026 भी यहीं से आने वाला है। आप 2026 में जो एग्जाम देंगे उसमें जो भी है, इससे पहले वाला चैप्टर मैंने पहला चैप्टर डाल रखा है, ठीक है, मैंने डाला है सुई टेस्ट लब, पहला चैप्टर है आपका। वो उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी डाल चुके हैं। दूसरा चैप्टर है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी मैंने डाल दिया है पूरा, ठीक। नेक्स्ट अभी जो मैं अब देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, दैट इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोयम है, ठीक है। पोयम नहीं है एक्चुअली, इसको लिरिक कहा जाता है। ये भी एक लिरिक है, आपसे ये भी सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा और पोएट के बारे में होगा, सिर्फ हम वो देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो भी होगा सारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम पोएट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पोएट के बारे में भी बहुत सारा सवाल आए दिन एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं, दो मिनट भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। इनका पूरा नाम वेस्टन ह्यूग ऑडेन था, ठीक है। इनका पूरा नाम, एक मिनट, इनका जो पूरा नाम था वेस्टन ह्यूग था, ठीक है। वेस्टन ह्यूग ऑड, 1 मिनट। वेस्टन ह्यूग ऑडेन था, इनका जन्म हुआ है W.H. ऑडेन का 1907 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई है। W.H. ऑडेन ने पुलित्जर प्राइज जीता था 1948 में। उनको 1948 में जो पुलित्जर प्राइज मिला था वो उनके कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था। एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। अब ये किस रूप में देखे जाते हैं लोग, इनको किन किन रूपों में देखते हैं वो देखते हैं। भाई ये एक वर्साटाइल एंड इंटेलेक्चुअल वाइगोरस पोएट थे, मतलब बहुत प्रतिभाशाली एक कवि रह चुके हैं ये। नेक्स्ट ये एक ड्रामेटिस्ट भी रह चुके हैं, ये क्रिटिक रह चुके हैं, आलोचक, ट्रांसलेटर रह चुके हैं, इसके साथ साथ ये एडिटर रह चुके हैं। इनके बारे में याद रखना, जिन जिन के बारे में 4 और 5 चीजों से जो संबंधित है उनमें ऑप्शन इस तरह से भी फ्रेम कर देता है, ठीक है, कि इनमें से ये कौन नहीं थे, ठीक। तो उसमें आपको वाइगोरस पोएट मिल जाएगा, वर्स ड्रामेटिस्ट मिल जाएगा, क्रिटिक मिल जाएगा, और जो थर्ड फोर्थ नहीं होने वाला है वो भी उसमें ऐड रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट ये जो W.H. ऑडेन सर हैं, W.H. ऑडेन के लिए जो पोएट्री था, ध्यान रखना, पोएट्री एक सीरियस गेम था। आपको ये याद रखना होगा, पोएट्री एक सीरियस गेम था। कहानी क्लियर? चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा। चलो आगे है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ये इंग्लैंड में रहा करते थे। स्टार्टिंग में ये इंग्लैंड में रहा करते थे। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो इंग्लैंड छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे, मतलब अमेरिका चले गए थे। उन्होंने इंग्लैंड, सवाल पूछेगा इंग्लैंड कब छोड़ा था, तो इंग्लैंड 1939 में छोड़ा था, ठीक है। अब आगे आपको याद रखना है इनके जो काम है, अब चूंकि ये UN से भी थे, ठीक है, चूंकि ये इंग्लैंड से भी थे, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये अमेरिका में भी रहे, मतलब इंग्लैंड में पैदा हुए और जो परमानेंटली सेटल कहाँ हुए थे, अमेरिका में। तो भाई इंग्लैंड के लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है और अमेरिका के लिए भी बहुत सारा
काम किया है उनमें से कुछ आपको याद रखना है। जैसे पहला आपको याद रखना है, इसमें देखो ये जो काम है ये इंग्लिश फेज में है। इंग्लिश फेज में जो काम है वो है फर्स्ट द ऑरेटर्स, दूसरा है द डांस ऑफ डेथ, और एक है लुक स्ट्रेंजर्स, और एक है स्पिन। नेक्स्ट है अनदर टाइम। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें अब तक जो पूछा जा चुका है वो है द ऑरेटर्स, द डांस टू डेथ, ठीक है, लुक स्ट्रेंजर्स, ये पूछा गया है इसके लिए इनमें से। और आपको याद रखना है ये अमेरिकन फेज में, अमेरिकन फेज में जो काम आते हैं वो है न्यू ईयर लेटर, ये पूछा गया है। फॉर द टाइम बीइंग, ये भी पूछा गया है। और एक द एज ऑफ एंजाइटी, ये हर साल कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल जाता है, याद रखना है। द एज ऑफ एंजाइटी भी इन्हीं का काम था। कौन से वर्ष का काम था? तो ये अमेरिकन फेज, अमेरिकन वर्ष का काम था। उसके बाद नेक्स्ट है द शील्ड ऑफ एखिल्स, ये एक पूछ लेता है। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आपको ये भी बात याद रखना होगा कि ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आप पढ़ रहे हैं ये किस फेज का पोयम है, किस फेज का? जैसे दो फेज था ना, एक इनका था इंग्लिश फेज और दूसरा था अमेरिकन फेज। तो आपको बताना है कि ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ये कौन से फेज में आता है, अमेरिकन फेज में या फिर इंग्लिश फेज में? तो भाई देखो ये जो हिस्सा था ना नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये द एज ऑफ एंजाइटी का हिस्सा था, ठीक है, द एज ऑफ एंजाइटी का पार्ट था। मतलब ये द एज ऑफ एंजाइटी जो है इसी में से इसी का एक टुकड़ा उठा करके आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का दिया गया है। क्लियर है कहानी? तो अब जब द एज ऑफ एंजाइटी आप चेक कर लो अमेरिकन फेज में है, तो इसी का एक हिस्सा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, तो ये भी कौन से फेज में आएगा, अमेरिकन फेज में आएगा। कहानी क्लियर है? और ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आप पढ़ रहे हैं, आप देख लो किताब में, ये क्या है, एक लिरिक है। कहानी क्लियर? चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या क्या कहता है। देखो लाइन आपका यहां से शुरू होता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स will not last, nurses to the grapes are gone and the prams go rolling on। ये चारों लाइन में कहता है कि अब पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। देखो इनका अब पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं, ये कहने का मतलब है कि अब हम इंसान ह्यूमन मृत्यु की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। नाउ द लीव्स और फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन इनका पोएट का कहने का अर्थ है कि अब हम मृत्यु की ओर बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ये कह रहा है कि अब जो पेड़ के नीचे छोटे छोटे फूल हैं, पौधे हैं जन्मे हुए, वो भी अब नहीं बचेंगे। जो पेड़ों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं वो भी नहीं बचने वाले हैं। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन, ये बोल रहा है फूलों को जो सहयोग देने वाली, सहारा देने वाली पौधे हुआ करती थी, अब वो भी कब्र में जा चुकी है, अब वो भी नहीं है। एंड द प्राम्स गो रोलिंग, और समय के हिसाब से समय का जो पहिया चलेगा, जो बच्चों की खिलौने गाड़ी होती हैं वो भी उन्हें रौंद देंगे। कहानी क्लियर है? तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस बात को डिनोट करता है, तो ये कहता है कि अब हम इंसान मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सवाल पर पूछेगा कि ये नर्सेस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है। तो नर्सेस फ्लावर्स का मतलब होता है पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे, ये किताब के पिछले हिस्से में लिखा हुआ है, आप देख लेना। जो पेड़ है, पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे जन्मे हुए होते हैं और या तो ये उन पर सहारा लेकर के जो चलते हैं, उसको हम कहते हैं नर्सेस फ्लावर्स। ये और नेक्स्ट आपको एक बात याद रखना है, ये लाइन याद रखना है, प्राम्स गो रोलिंग ऑन, यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय लेंगे, थोड़ा सा हम तेज खींचते हैं। Whispering neighbors left and right pluck us from real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees। यहाँ कह रहा है कि जो यमदूत हैं वो हमारे दाएं और बाएं हैं। विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मौत के सौदागर, मौत के दोस्त, या द फ्रेंड्स ऑफ, आप बोल सकते हैं डेथ। ठीक है, या आप कह सकते हैं द मैसेंजर ऑफ डेथ। बहुत सारा शब्द है हिंदी में, बस एक कि यमदूत। ठीक है भाई, मौत
जब अंतिम समय किसी का आता है तो जो लेने के लिए आते हैं उसी को कहते हैं विस्परिंग नेबर। विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। वे हमें हमारी वास्तविक खुशी से दूर कर देंगे। हम भाई यमदूत हमारे आसपास में है, दाएं और बाएं हैं, जो हमें हमारी वास्तविक खुशी से दूर कर रहे हैं और दूर कर देंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जब ऐसा होगा तो जो सक्रिय हाथ है, जो लड़ सकता है, जो चीजों को रोक सकता है, वो भी जम जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और हम अपने घुटने पर अकेले पड़ जाएंगे, हम अपने घुटने पर आ जाएंगे। ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ था, आप नीचे पढ़ लेना। सेम बात लिखा हुआ है, बस मैं एक्सप्लेन करके बोल रहा हूँ, वो पंक्ति में लिखा है। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक कह रहा है कि पहले भी सैकड़ों मर चुके हैं। ठीक है, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। और बाकी भी आने वाले समय में भी मरने को तैयार है। भाई डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, सैकड़ों मर चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। और बहुत सारे लोग अब ताबूत में, लकड़ी के ताबूत में बंद हैं, पड़े हुए हैं, मतलब कब्र में जाने को तैयार हैं। आर्म्स राइजली आर्म्स राइजली स्टीफल्ड टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। बोल रहा है बाहें ऊपर की ओर उठी हुई जो है झूठे प्यार के मनोभावना में, अर्थात झूठा प्यार दिखाते हैं, वो भी सिकुड़ जाते हैं। समय के हिसाब से लोग भी हाथ खींच लेते हैं। नेक्स्ट पंक्ति कह रहा है, देखो, स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड। पर्ण रहित जंगल से, जिनमें जंगल पूरा सूख चुका है, जंगल वीरान पड़ा हुआ है, उसमें विचरते ट्रॉल्स स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड। उसमें जो भूत पिशाच है, दुष्ट आत्मा है, वो भोजन की तलाश में भटक रहे हैं और घूम रहे हैं। इस स्थिति में जहां जंगल वीरान हो चुका है, पत्ते भी नहीं है पेड़ पर, उस समय एंड द नाइटेंगल इज डम। जो बुलबुल है वो भी मूक हो जाती है, गूंगी हो जाती है। एंड द एंजल विल नॉट कम। उस समय जब मृत्यु के लिए आपका यमदूत आपको लेने आएगा, उस समय कोई भी एंजल, देवदूत आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। कहानी क्लियर। नेक्स्ट है, cold impossible ahead lists the mountain's lonely head whose white waterfall could bless travelers in their last distress। बोल रहा है आगे असीम ठंड है, अत्यधिक ठंड है। जो पहाड़ों की प्यारी चोटियों की श्रृंखलाएं हैं वो भी बहुत सारी हैं, जिसके जो सफेद झरने हैं, आपको ये याद रखना है, जिसके सफेद झरने भी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं अपने अंतिम समय में। ठीक है, जब यात्री का अंतिम समय होता है। देखो, ये ट्रैवलर्स का मतलब कौन होता है? ह्यूमन मीन्स इंसान, बूढ़े लोग जो कहाँ अपने अंतिम यात्रा के रास्ते में हैं, उनको भी भाई अंतिम पल में जाते जाते भी एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। वही यहाँ कह रहा है, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। उसको अंतिम दुख में भी थोड़ा सा राहत मिल जाता है। कहानी क्लियर। चलो, जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने बता दिया। यहाँ से आपको याद रखना, ट्रैवलर्स का मतलब कौन? इंसान होता है, बूढ़े व्यक्ति होते हैं। इससे क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है व्हाइट वाटरफॉल से। आपसे पूछेगा वाटरफॉल कैसा था, तो व्हाइट था। ठीक, चलो और देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नाइटेंगल इज डम। आपको ये याद रखना है कि नाइटेंगल कैसी हो गई है, तो गूंगी। गूंगी कौन हुई है? तो नाइटेंगल। ठीक है, आपको नेक्स्ट ये लाइन याद रखना है कि कौन नहीं आएगा, तो भाई एंजल नहीं आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट के यहाँ से इस वाले में से आपको क्या याद रखना है? नहीं, इसमें से अब तक क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। इस वाले में से, स्लाइड में से है, विस्परिंग नेबर के बारे में आपसे पूछ लेगा कि ये कौन है, अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक, सेम लाइन दे करके आपसे पूछ सकता है कहाँ से है। आपको ये याद रखना है कि जो हैंड है वो एक्टिव हैंड की बात कर रहा है, और जो सक्रिय हाथ है वो भी जम जाते हैं। इन दोनों जगह से क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बाद है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना बन सकता है, इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार रिपीट किया गया है या आगे पूछा जा सकता है, वो सब एडेड है आपके 2026 के एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं अब आपको एक एक करके जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, एक दो तो नया मैं डालूंगा ही, कुछ नया आपके लिए हो सकता है। हाँ, जो ठीक ठाक से पढ़ रहे हो उनसे सारा बन जाएगा। ठीक, आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि टोटल आपका कितना सही हुआ है। मुझे आंसर्स चाहिए सारे बच्चों से, और सारे बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, तब उनका सारा इस पोयम का सब कुछ समाप्त हो पाएगा। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन आज का ये रहा।
समय आपका शुरू है, आप कमेंट करना शुरू कर दें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, पोयम का जो स्वीटेस्ट, सॉरी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, इस पोयम का जो दूसरा लाइन है, उस दूसरी लाइन में जिस नर्स का उच्चारण किया गया है, वो नर्स का मतलब क्या है, अ प्लांट, अ फ्रूट, अ ट्री, नन ऑफ दिस। देखो मेरे हिसाब से इसका मैं बता देता हूं, देख लेना, आप मिला लेना आंसर। मेरे हिसाब से जो किताब का पिछला हिस्सा दे रखा है वो कहता है कि ये जो नर्स है वो पेड़ के नीचे उगने वाले छोटे छोटे पौधों के बारे में बात करता है, उनको कहते हैं नर्स। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में करेक्ट कर रहा है ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर सी, आ ट्री। ठीक है, इस नर्स का मतलब कि जो एग्जाम करेक्ट कर रहा है वो आर्टरी कर रहा है, तो हम एग्जाम को ही देख के चलेंगे, एग्जाम जो ऑप्शन सही कह रहा है हम वही सही देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, आप चेक कर लेना, नेट पर भी ये डाला हुआ है, नेट पे भी मिल जाएगा इसका राइट आंसर। नेट भी क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, तो जो बच्चा सी बताया उन सब का आंसर सही है। और जिन बच्चों को ये वाला बात मेरा नहीं समझ में आया, वो किताब के अंतिम पन्ने में देख लेना कि नर्स एक साथ लिखा हुआ होगा, नर्सेस, नर्सेस फ्लावर्स लिखा हुआ होगा, इसका मतलब आप चेक कर लेना, वहां लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी बताया उन सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्परिंग नेवर स्टैंड्स फॉर, ये जो विस्परिंग नेवर है इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया है। चलो जल्दी से आंसर को, आंसर सबका आना चाहिए और सारा आंसर चाहिए, ए होगा, पूरा नहीं लिखना है, मत लिखो। क्वेश्चन नंबर आपको टाइप करना है 2, उसके बाद ऑप्शन डालना है, तो देख लो। जैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे एजेंट्स ऑफ डेथ बता रहे हैं, मौत के सौदागर, उन सब का आंसर सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 लिखना है और ऑप्शन नंबर डी, कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोयम, ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो ट्रॉल्स का मेंशन इस पोयम में किया गया है, लीव्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, वो एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है। आपसे पूछा है ये एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर कहाँ का है, मैथोलॉजिकल का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक प्राणी है, कहाँ का ऐतिहासिक प्राणी है ये ट्रॉल्स। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है स्कैंडिनेवियन, इंडियन, रशियन, नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको नया मिला होगा। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कैंडिनेवियन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ब्लैंक स्पेस अ पोयम, ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ये किस तरह का पोयम है। तो भाई आपको याद रखना है, इस वाले में पहले आंसर करो फिर बताता है। उम्मीद करते हैं इतना बहुत ज्यादा समय है, 5 से 6 सेकंड आंसर करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। इसका मतलब होता है, देखो मैंने आगे लिख रखा है, निराशावादी सह आशावादी, उसका हिंदी क्या होता है, निराशावादी सह आशावादी। तो ये जो आपका पोयम है, ये पोयम निराशावादी के साथ साथ आशावादी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has composed the poem now the leaves are falling fast, who has composed the poem now the leaves are falling fast, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब बच्चों का आंसर आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई जब अच्छा लग रहा है तो जो जो बच्चे 12th में हैं उन सबके साथ शेयर कर दो, उसको भी साथ में पढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है, वो भी 2 शब्द सीख जाएगा। शेयर करना है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, उसके जस्ट बगल में घंटी होगा। ठीक है, उसके जस्ट बगल में घंटी होगा, उस घंटी वाले पर क्लिक करके उसको ऑल कर देना है, तो मेरा जो भी वीडियो होगा सीधा सीधा आप तक डायरेक्ट जिस समय लाइव जाएगा उस समय ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वॉन द पुलित्जर प्राइज, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को पुलित्जर प्राइज कब मिला था, जल्दी से बताइए आंसर। आई एम वेटिंग, 1947, 1948, 1949 या 1950।
50। तो इसका राइट आंसर है, स्टार्टिंग में ही बताए थे 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ऑड एंड पोएट्री वाज। भाई ऑड एंड के लिए पोएट्री क्या था? अ लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, अ सीरियस गेम, नन ऑफ दिस। ये भी बताया हुआ है, देखते के साथ आंसर आना चाहिए, तभी स्कोर हो पाएगा 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ सीरियस गेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डेन वाज, ऑर्डेन क्या था? अ पोएट, अ वर्स ड्रामेटिस्ट, ट्रांसलेटर, या ऑल ऑफ दिस। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वो पोएट भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। क्लियर है, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, ये एक क्या है? एक लिरिक है, एन ऑड है, अ सोनेट है, या एन इलेजी है? ये भी बताया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अ लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, now the leaves are falling fast, blank space, the frustration inherent in human life। बोल रहा है मनुष्य के जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन निहित है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसे क्या करती है? रिएक्ट्स करती है, इनएक्ट्स यानी सोच करती है, इनएक्ट या सोच करती है, एक्सेप्ट करती है, या प्रोटेस्ट करती है? जल्दी से बताओ कौन सा सही होने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, सोच के साथ, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डब्ल्यू एच ऑर्डन हैज रिटेन द पोएम। आसान सा क्वेश्चन, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कौन सा पोएम लिखा है इन तीनों में? तो भाई देखते के साथ आंसर आ जाना चाहिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द प्राम्स आर, सारा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, द प्राम्स आर, यहाँ आगे क्या भराएगा? इस पोएम का लाइन है, तो आंसर जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी दे रहा है उन सबका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रेवलर्स आर वी, मतलब जो यात्री हैं वो हम लोग हैं। हम लोग कौन है? बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, जो हम अपनी मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कौन? ह्यूमन, एनिमल, अर्बन, या फिर रूरल? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है ह्यूमन, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। भाई डब्ल्यू एच ऑर्डन के हिसाब से, ठीक है, डब्ल्यू एच ऑर्डन के हिसाब से जो लाइफ है वो कैसा है? लाइफ, सॉरी, लाइफ से अच्छा क्या है? तो लाइफ से अच्छा ये मृत्यु की मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते गिर रहे हैं, कैसे गिर रहे हैं? स्लो, सुन, फास्ट, या नन ऑफ दिस? तो भाई पत्ते जो हैं, जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, तेजी से गिर रहे हैं, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन। भाई पेड़ अपने पत्तों को कब गिराता है? कब पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, ऑटमन, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक स्पेस हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री। भाई कौन पर्णरहित पेड़ों को देख करके गूंगा हो गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताओ। हेन होगा, स्पैरो होगा, नाइटिंगेल, या पीकॉक? इसका राइट आंसर मैंने बता रखा था, ऑप्शन नंबर सी, नाइटिंगेल, बुलबुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रिवीजन है, क्वेश्चन फास्ट जाएगा, आंसर भी फास्ट करना है। ब्लैंक स्पेस वाटरफॉल कुड प्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। उस रास्ते से गुजरते हुए यात्री को जो वाटरफॉल है आशीर्वाद दे सकता है। सवाल है वो वाटरफॉल कैसा है? ठीक, तो वाटरफॉल कैसा था मैंने डायरेक्ट बताया, देखते के साथ आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट था। नेक्स्ट सवाल है, द फॉलिंग ऑफ ब्लैंक स्पेस रेफर्स टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। किसका गिरना, आपको बता रहा है किसका, किसका गिरना, किसका गिरना मृत्यु की तेजी से हमारी ओर आते हुए बात को रेफर करता है। किसका गिरना? तो ऑप्शन नंबर ए, लीव्स का गिरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द ब्लैंक स्पेस ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर। आपसे सवाल पूछा है कि विस्परिंग नेबर, जो मृत्यु के विस्परिंग नेबर हैं वो कौन है? ठीक, आपसे सवाल है, फिर से सुन लो, विस्परिंग नेबर, आपसे सवाल है, विस्परिंग नेबर डेथ के क्या हैं? तो डेथ के क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर। ठीक है, द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर। देख लो मैं लिख दे रहा हूं,
आप द मैसेंजर, द मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का जो मैसेंजर है, मृत्यु का जो मैसेंजर है उसी को क्या कहते हैं, विस्परिंग नेबर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विस्परिंग नेबर्स, फिर से आ गया विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये लाइन कहाँ से लिया गया है भाई, अभी अभी पढ़ ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ये तो मिक्स होके आएगा तब मजा आएगा, है ना, मिक्स क्वेश्चन रहेगा तब ज्यादा मजा आएगा इन सबको पहचानने में। नेक्स्ट है नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ये जो लाइन लिखा गया है, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, आसान सा क्वेश्चन फिर से, इसमें तो कोई बच्चा फंसना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, W H Auden। ठीक है, चलो अब आज का ये अंतिम प्रश्न था, अब बस आज के लिए इतना ही। भाई अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, अगर इंग्लिश का एक्यूरेसी आपका 100% है तो बस कुछ नहीं करना है, सेशन लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, जो भी 12th में है उन सब को शेयर करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पूरा सेशन शुरू से एंड तक देखना है, तब यहाँ से आपको फायदा होगा। ठीक है, बस कमेंट करके सारा आंसर, जो बच्चे पढ़े हैं जिनको ये सारा चीज पता है उनसे तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि वो कमेंट में मुझे बताएंगे कि किन क्वेश्चंस का आंसर क्या था। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, आपको लाइक करना है, शेयर करना है या नहीं करना है वो आपको पता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।